अध्याय 41 वाकई परेशानी वाली बात। तुम क्यों हंस रहे हो? आरव की तिरस्कार भरी हंसी से चेन जी तुरंत भड़क गए। क्या क्या लोग हंस भी नहीं सकते? आरव ने ठंडे स्वर में और तिरस्कारपूर्ण ढंग से कहा, तुम जिस चीज़ पर गर्व करते हो वह सब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें दिया है। अगर तुम्हारे माता पिता इतने अच्छे नहीं होते तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम आम लोगों से अलग होते? तुम आम लोगों से भी बदतर हो सकते हो। तुम्हारे माता पिता के बिना तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितने लायक होते? आरव के शब्दों से चेन जी इतने क्रोधित हो गए कि वे बोल ही नहीं पाए। सिर्फ चेन जी ही नहीं बल्कि वहां मौजूद हर कोई शर्मिंदा था और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। हालांकि यह पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन इसमें एक सच्चाई जरूर है। इन सभी लोगों को चुप होते देख आरव ने कहा, इसके अलावा तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि मैं बिल का भुगतान नहीं कर सकता? हालांकि मैं उतना सक्षम नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी तुलना में मैं इससे कहीं ज्यादा सक्षम हूं। ये भोजन मेरे खर्चे पर है, मैं भुगतान करूंगा। आरव के शब्दों के साथ वेटर उलझन में आ गया और अनिश्चितता से पूछा, सर क्या आप वाकई बिल का भुगतान करना चाहते हैं? इस टेबल की कीमत 30,000 से ज्यादा है। उसे भुगतान करने दो, दिखावा करने की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह अपनी महिला द्वारा हर महीने दिए जाने वाले कुछ हजार पॉकेट मनी से भुगतान करेगा। शुरू में चेन जी थोड़ा उदास था, लेकिन आरव के शब्दों को सुनने के बाद वह तुरंत उत्साहित हो गया। वह आरव को खुद को बेवकूफ़ बनाते हुए देखना चाहता था। हाँ, मैं देखना चाहता हूं कि इस जोंक के पास बिल का भुगतान करने के लिए क्या है। कुछ लोग बड़े लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। अगर वे बाद में बिल का भुगतान नहीं कर पाते और खाना खाकर भागना चाहते हैं तो यह मज़ेदार होगा। या फिर वे अपनी महिला से फिर से गंदगी साफ करवाएंगे। चेन जी के शब्दों के साथ अन्य लोग हंसी के साथ मजाक करने लगे। हाँ, आरव ने ठहाका लगाया। अगर यह पहले होता तो आरव के पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं होते। लेकिन अब क्या आरव के पास पैसे की कमी है? केवल दसियों हजार की बात तो दूर, अगर यह कई मिलियन भी हो तो भी आरव आसानी से भुगतान कर सकता है। कार्ड स्वाइप करें। इसलिए आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना बैंक कार्ड निकाला, इशारा करते हुए। हाँ, उसने वाकई भुगतान करने की हिम्मत की। क्या ये जिम सदस्यता कार्ड या हेयर सैलून कार्ड नहीं होगा? आरव की हरकत के साथ चेन जी ने और भी विजयी ढंग से मजाक उड़ाया। क्या ऐसा है? आरव मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा। अच्छा शो होने वाला है, क्या इस आदमी को बाहर नहीं निकाला जाएगा? अगर उसके पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं तो आपको क्या लगता है कि इसके क्या परिणाम होंगे? इस बीच लियू क्यू के सहपाठी आरव को खुद को बेवकूफ़ बनाते हुए देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। इस समय वेटर बैंक कार्ड लेकर वापस आया, मुस्कुराते हुए। सर, बिल का भुगतान हो गया है, ये रसीद है, कृपया इसे रख लें। वेटर के शब्दों से कमरे में मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए, अविश्वास की अभिव्यक्ति दिखा रहे थे। क्या उसके पास वास्तव में भुगतान करने के लिए पैसे थे? उसके पास पैसे कहाँ से आए? ये जोंक बिल के लिए हजारों डॉलर कैसे खर्च कर सकता है? वास्तव में ये देखकर कि आरव के पास वास्तव में बिल का भुगतान करने के लिए पैसे थे, सभी ने अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ आरव को देखा। उसके पास पैसे कहाँ से आए? क्या यह उसकी बहन से हो सकता है? उनमें से लियू क्यू सबसे ज्यादा हैरान था। आरव की वित्तीय स्थिति उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट थी, इसलिए आरव के भुगतान करने में सक्षम होने से उसे सबसे अधिक आश्चर्य हुआ। ये कैसे संभव है? इस जोंक के पास भुगतान करने के लिए पैसे कैसे हो सकते हैं? सबसे अनिच्छुक चेन जी था। मूल रूप से वह एक चुटकुला देखना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आरव ने वास्तव में भुगतान किया। यह एक थप्पड़ की तरह था जो उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार था, जिससे ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गया। जहां तक आरव का सवाल है, उसने शांति से अपने चॉपस्टिक नीचे रखे और इशारा किया, खाना बन गया है, क्या हम अब जा सकते हैं? आरव का विचार सरल था, काम जल्दी खत्म करो और जल्दी वापस रिपोर्ट करो। उसे इन बदमाशों के साथ यहाँ बेकार की बातें करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम कहाँ हैं? हम अभी भी गाने जाने की योजना बना रहे हैं। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो खुद वापस जाओ। आरव के शब्दों को सुनकर चेन जी तुरंत चिंतित हो गई और जल्दी से जवाब दिया, बिल्कुल, यह एक दुर्लभ खुशी का दिन है, हम इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? किकी, तुम सच में वापस नहीं जाना चाहोगी, है न? लियू क्यू के अन्य सहपाठियों ने लियू क्यू को घेर लिया, चिंतित होकर पूछा। उन्हें डर था कि वह सचमुच चली जाएगी। यह एक ऐसा काम था जो चेन जी ने उन्हें सौंपा था। अगर लियू क्यू नहीं जाती तो चेन जी अपने वादे के मुताबिक पुरस्कार नहीं दे पाता। दूसरों को अनदेखा करते हुए आरव ने लियू क्यू को देखा और पूछा, क्या तुम सच में वापस नहीं जा रही हो? मैं वापस नहीं जा रही हूँ, तुम खुद वापस जाओ, लियू क्यू ने दुखी चेहरे के साथ उत्तर दिया, मानो आरव को देखकर वह चिढ़ गई हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लियू क्यू को वापस नहीं जाते देखकर आरव के पास पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
ये बदमाश कई कारों के साथ आए थे, हालांकि सबसे अच्छी कारें नहीं थीं, लेकिन काफ़ी थीं। हालांकि जब चेन जी ने सीटें आवंटित की तो उन्होंने जानबूझकर आरव के लिए सीट आरक्षित नहीं की। इसके बजाय उन्होंने आरव की ओर क्षमा याचना करते हुए कहा, माफ़ करें, वहाँ पर्याप्त जगह नहीं है, आप पहले पीछे क्यों नहीं जाते? वहाँ जगह है न? मैं बस अंदर घुस जाऊंगा। लेकिन आरव ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और लियू क्यूई के साथ एक कार में घुस गया जिसमें सिर्फ लियू क्यूई बैठी थी। मूल रूप से चेन जी ने वहां बैठने की योजना बनाई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आरव ने कार ले ली। सीट पर बैठे बैठे ही वह गुस्से में अपना पैर पटकने लगा। असहाय होकर वह केवल यात्री सीट पर ही बैठ सका। आरव को बदमाश की तरह व्यवहार करते देख लियू क्यूई ने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या तुम में थोड़ी भी गरिमा है? बिल्कुल, मैंने ऐसा बदमाश कभी नहीं देखा, चेन जी ने कहा। आरव ने ठंडी हंसी निकाली और गुस्से से चेन जी का सामना किया, तुम्हारी कोई गरिमा? ये तुम्हारी सभा है और मैं भुगतान कर रहा हूं, तो वास्तव में बेशर्म कौन है तुम? अनिच्छुक होने के बावजूद चेन जी को पता था कि वह आरव से बात नहीं कर सकता और उसने समझदारी से उसका मुंह बंद रखने का फैसला किया। वास्तव में उसने कई बार आरव के साथ बहस की है, लेकिन एक बार भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ है। जल्द ही लोगों का एक समूह लीजेंडरी के टीवी पर आ गया। ये जियांगचेंग शहर के सबसे शानदार के टीवी में से एक है, जो बेहद शानदार है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के मालिक का बहुत मजबूत समर्थन है, आम लोग उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे। जैसे ही समूह अंदर जाने वाला था, सूट पहने एक आदमी उनके पास से गुजरा। लियू क्यूई के चेहरे को देखकर वह तुरंत दंग रह गया, उसे अपने पैर हिलाने में भी मुश्किल हो रही थी। लियू क्यूई और अन्य लोगों को जाते देखकर वह तुरंत चिंतित हो गया। लियू क्यूई को रोकने के लिए आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए पूछा, मिस, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? रुचि नहीं है। लियू क्यूई ने अपना सिर हिलाया, उसे कोई ध्यान नहीं देना चाहती थी। इतनी जल्दी मना मत करो, मुझे विश्वास है कि तुम सहमत हो जाओगे। वह आदमी घमंड से हंसा। तुम कौन हो? उसने कहा कि उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है और तुम फिर भी बेशर्मी से उसे परेशान कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ सम्मान दिया गया है? चेन जी सबसे पहले बाहर कूदे, एक मुक्का मारा। एक मुक्का सीधे आदमी के चेहरे पर लगा। मुक्का खाने के बाद उस आदमी ने उदास चेहरे के साथ कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे मारने की हिम्मत की, तुम सब खत्म हो गए। उसके शब्दों के साथ काले कपड़े पहने लोगों के एक समूह ने उन्हें पीछे से घेर लिया। अध्याय 42, लड़ाई बेकार है। उसे मारो, उसे जोर से मारो। काले कपड़ों में लोगों के दिखने से पीटा हुआ आदमी और भी घमंडी हो गया, गुस्से से चिल्लाने लगा। उसके गुस्से भरे शोर के बीच काले कपड़ों में ये लोग कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गए। ये दृश्य देखकर राहगीर सभी दंग रह गए और आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे वाह, यह आदमी कौन है? लीजेंडरी के टीवी में परेशानी पैदा करने की हिम्मत! क्या वह मरने की इच्छा रखता है? इससे पहले एक अमीर दूसरी पीढ़ी ने लीजेंडरी के टीवी में परेशानी पैदा की, पीटा गया और बदला लेने की धमकी दी। अनुमान लगाओ क्या हुआ? उसके शब्दों से दूसरों ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? उस आदमी को उसके पिता ने लाया था, जिसने व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी, लेकिन फिर से पीटा गया, लगभग अपना पैर खो दिया। अरे वाह, क्या लीजेंडरी के टीवी का मालिक इतना बदमाश है? ... ये सुनकर सभी के चेहरे पर पीलापन आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि लीजेंडरी के टीवी निश्चित रूप से ऐसी जगह नहीं है जहां खिलवाड़ किया जा सके। उसी समय किसी ने कुछ चिंतित भाव से याद दिलाया, अपनी आवाज़ कम रखो, ये हुडुओ है, लीजेंडरी के टीवी के मालिक का एक सम्मानित अतिथि। शुरू में वे कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण थे, लेकिन उसका नाम सुनने के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ, हे भगवान, क्या वह वास्तव में हुडुओ है? ऐसा कहा जाता है कि उसकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है, यहाँ तक कि लीजेंडरी के टीवी के मालिक को भी अपने गुस्से पर काबू रखना पड़ता है। क्या ये सही नहीं है? पिछली बार उसने लीजेंडरी के टीवी में एक वेट्रेस को पसंद किया था और उसके साथ जबरदस्ती की थी। के टीवी के मालिक ने पादने की भी हिम्मत नहीं की। अब ये दिलचस्प होने वाला है। बेवकूफ़ों के इस समूह ने हुडुओ को अपमानित करने की हिम्मत की है, उन्हें मृत्यु की इच्छा होनी चाहिए। इन चर्चाओं को सुनकर चेन जी को एहसास हुआ कि उसने किस तरह के अस्तित्व को अपमानित किया है। वह डर से पीला पड़ गया। अगर उसे पता होता कि विरोधी इतना बदमाश है, तो वह कई बार हिम्मत करके भी कुछ करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इसलिए उसने जल्दी से चापलूसी वाला भाव बनाया, अपने पिता का नाम बताया और विनती की, युवा मास्टर हूँ, ये गलतफहमी है, मेरे पिता चेंजू हैं, क्या आप कुछ दया दिखा सकते हैं? दया? हुडुओ ने व्यंग्य किया, तिरस्कारपूर्वक थूका, चेंजू कौन है? अपने पिता से पूछो कि अगर मैं उसे सम्मान दूं तो क्या वह इसे लेने की हिम्मत करेगा। अगर तुम्हारे पिता यहाँ आ भी जाएं तो मेरी दया के लिए उनके साथ कुत्ते जैसा व्यवहार किया जाएगा और तुम मुझसे सम्मान मांगने की हिम्मत करोगे क्या?
हुडुओ के शब्दों के साथ चेन जी के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक ऐसी तबाही मचा दी है जो उसके परिवार को भी प्रभावित कर सकती है। कार्रवाई करो। जहां तक हुडुओ का सवाल है, उसने ठंडे स्वर में कहा और आदेश दिया। युवा मास्टर हु, हम उनसे जुड़े नहीं हैं, हम उन्हें नहीं जानते। युवा मास्टर हु, हमें छोड़ दें, हम निर्दोष हैं, कृपया हमें जाने दें। स्थिति बिगड़ती देख लियू क्यूई के सभी सहपाठी दया की भीख मांगने के लिए घुटनों के बल बैठ गए और जल्दी से लियू क्यूई और चेनजी को धोखा दे दिया। हाहा, दिलचस्प है। ये दृश्य देखकर हुडुओ तुरंत गर्व से भरकर हंस पड़े। हमें छोड़ दें, युवा मास्टर हूँ, मुझे छोड़ दें, मैं उलझन में था, कृपया इस बार मुझे माफ कर दें। इस समय चेनजी भी घुटनों के बल बैठ गए, भीख मांगने लगे। इसके अलावा घुटने टेकते समय चेनजी ने पागलों की तरह खुद को थप्पड़ मारा, बहुत जोर से मारा। तमाचा, तमाचा, तमाचा। चेनजी के नेतृत्व में लियू क्यूई के रीढ़विहीन सहपाठियों ने खुद को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, जिससे तुरंत थप्पड़ों की आवाज़ की लहर पैदा हो गई। ये दृश्य देखकर लियू क्यूई बहुत निराश हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके सहपाठी इतने निर्बल और ईमानदार होंगे। युवा मास्टर हो, क्या तुम उसे चाहते हो? बस एक शब्द कहो और मैं उसे तुम्हारे कमरे तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। युवा मास्टर हो, मैं इसमें सबसे अच्छा हूँ। मेरे पास यहाँ अच्छी चीज़ें हैं जो निश्चित रूप से उसे स्वेच्छा से तुम्हारी औरत बना देंगी। जीवित रहने के लिए ये लोग लियू क्यू को भी निशाना बनाना चाहते थे, हुडुओ को उसे पाने में मदद करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे हुडुओ को खुश कर सकें। एक आदमी ने तो चालाकी से एक पैकेट निकाला, चापलूसी करते हुए। ये दृश्य देखकर आरव ने घृणा से अपना सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि लियू क्यू के पास किस तरह के बेकार सहपाठी हैं। उनमें से कोई भी विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लियू क्यू गुस्से में थी, उसका चेहरा बदल गया। बहुत बढ़िया, जिसके पास तुम्हारे जैसे दोस्त हैं वह वास्तव में बर्बाद है, लेकिन मुझे ये पसंद है। हुडुओ के लिए उसने उत्साह से अपने हाथ ताली बजाए। हालांकि हुडुओ ने इन लोगों को छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उनके वर्तमान कार्यों ने हुडुओ को बहुत प्रसन्न किया। ये वास्तव में अद्भुत लगा। आओ, उसे मेरे लिए पकड़ो। इस बीच उसने लियू क्यू की ओर इशारा किया। स्पष्ट रूप से वह लियू क्यू पर खुद को मजबूर करने का इरादा रखता था। कौन आगे बढ़ने और कोशिश करने की हिम्मत करता है? इस समय आरव ने ठंडी आवाज में कहा, जोर से चेतावनी दी। ओह, कोई है जो वास्तव में मौत से नहीं डरता। आरव को कार्रवाई करने की हिम्मत करते देख हुडुओ ने उत्साह से हंसते हुए इशारा किया, उसे पकड़ो, उसे मार डालो। उसके शब्दों के साथ काले कपड़े पहने हुए आसपास के लोग क्रूरता से मुस्कुराए, जल्दी से पास आ गए। ये दृश्य देखकर चेनजी को बेहद संतुष्टि महसूस हुई। वह उत्सुकता से आरव की मौत का इंतजार कर रहा था। अच्छा, उसे मेरी योजना को गड़बड़ाने दो, बस मर जाओ। वास्तव में वह आरव को बुरी तरह मरते देखना चाहता था। जितना बुरा होगा उतना अच्छा होगा। तुम बेकार के काय हो, किस बात का दिखावा कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे हल कर सकते हो? लियू क्यूई के लिए आरव को आगे बढ़ते देखकर, हालांकि वह थोड़ा हैरान थी, फिर भी उसे बहुत घृणा महसूस हुई। उसके विचार में ये बेहतर होगा कि आरव किसी दुर्घटना में फंस जाए ताकि वह उसकी बहन को परेशान करना जारी न रख सके और उसकी बहन बेहतर तरीके से जी सके। इसलिए ये सभी लोग आरव के साथ कोई दुर्घटना होने की उम्मीद कर रहे थे। वे चाहते थे कि वह यहीं मर जाए। लेकिन जैसे ही काले कपड़े वाले लोग पास आए, सभी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उन्होंने कल्पना की थी। वास्तव में जैसे ही काले कपड़े वाले लोग पास आए, आरव ने अपनी चाल चली। आरव की हरकत से काले कपड़े वाले ये लोग एक के बाद एक उड़ गए। एक मुक्का, एक उड़ गया, एक लात, दूसरा उड़ गया। इस समय आरव एक अजय युद्ध देवता की तरह लग रहा था। चाहे कितने भी लोग आएं, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। एक पल में हुडुओ द्वारा लाए गए सभी काले कपड़े वाले लोग नीचे गिर गए, जोर से कराहने लगे। जहां तक आरव की बात है, वह बिल्कुल ठीक था, लापरवाही से अपनी आस्तीन झाड़ रहा था, जैसे कि उसने कोई प्रयास नहीं किया हो। वास्तव में आम लोगों से निपटने के लिए क्या आरव को प्रयास करने की जरूरत है? उंगली का हल्का सा झटका उन्हें हल कर सकता है। अगर आरव ने वास्तव में कोई चाल चली, चाहे कितने भी लोग आएं, वे आरव को मारने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। यह आरव की वर्तमान ताकत है। ये दृश्य देखकर हुडुओ तुरंत अवाक रह गया। उसने आरव पर एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति प्रकट की। कैसे? वह इतना शक्तिशाली कैसे है? लड़ने में इतना अच्छा, वह इतना शक्तिशाली है। क्या वह हारने वाला नहीं है? लियू क्यूई भी अविश्वसनीय था, आरव की अपार शक्ति से दंग था। क्या वह इस तरह से लड़ सकता है? लियू क्यू के सहपाठियों के लिए एक संक्षिप्त झटके के बाद वे और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण हो गए। अच्छी तरह से लड़ने का क्या फायदा है? इस दुनिया में सच्ची शक्ति वाले लोग अनजाने में आपको मौत के घाट उतार सकते हैं। अब एक अच्छा शो होने जा रहा है, ये बेवकूफ़ बर्बाद हो गया है।
उनके विचार में पूर्ण शक्ति के सामने लड़ने में सक्षम होने का क्या मतलब है? क्या वह वैसे भी बुरी तरह नहीं मरेगा? अध्याय 43 ये कैसे संभव है? क्या हो रहा है? तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी लोगों के एक समूह के साथ बाहर आया और नाखुश होकर भौहें सिकोड़ रहा था। अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर हुडुओ को एक उद्धारकर्ता मिल गया और वह उत्साह से उसकी ओर बढ़ गया। बॉस वू, यह मूर्ख आपके केटीवी में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है, मेरे लोगों को इस तरह पीटता है। आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। इसके अलावा उसने पहले आरोप लगाया। क्या ये सच है? बॉस वू ने भौहें सिकोड़ते हुए आरव को नाराजगी से देखा। लीजेंडरी केटीवी के मालिक बॉस वू सोने के फ्रेम वाले चश्मे पहनते हैं जिससे एक शक्तिशाली आभा निकलती है जो बहुत खतरनाक एहसास देती है। वह धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आरव के पास गया और पूछा, क्या तुमने इन लोगों को घायल किया है? बॉस वू को जानने वाले जानते हैं कि जब वह मुस्कुराता है तो वह सबसे खतरनाक होता है। वह जितना अधिक मुस्कुराता है उतना ही अंदर से क्रोधित होता है और जब वह चिल्लाता है तो यह और भी भयावह हो जाता है। हाँ, मैंने किया। आरव ने सिर हिलाया। इस तरह की स्थिति में आरव को इसे नकारने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया। अच्छा, बहुत अच्छा। आरव को ये स्वीकार करते देख बॉस वो और भी जोर से हंसा। उसकी हंसी में क्रूरता का संकेत था। मेरे क्षेत्र में परेशानी पैदा करने की हिम्मत। बच्चे, तुम बहुत बहादुर हो। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुम जानते हो कि इसके क्या परिणाम होंगे? हंसी के बाद बॉस वू ने आरव की ओर ठंडे भाव से देखा और पूछा। बॉस वू के शब्दों के बाद आरव ने अपना सिर हिलाया। मैं वास्तव में नहीं जानता। हालांकि मेरी हिम्मत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हारे क्षेत्र में मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त से अधिक हूँ। इसके अलावा तुम ये क्यों मानते हो कि परेशानी मैं पैदा कर रहा हूँ? वह नहीं। आरव ने बॉस वू को तिरस्कार से देखा, बिना किसी डर के। आरव की नज़र में तथाकथित लीजेंडरी के टीवी का जिक्र करने लायक कुछ भी नहीं है। उनकी मौजूदगी को उनका सम्मान माना जाना चाहिए, फिर भी वे उनके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करते हैं। सच में नहीं पता कि वे क्या मांग रहे हैं। वाह! जैसे ही आरव ने बात की, घटनास्थल पर हंगामा मच गया। हर कोई हैरान था। हे भगवान, यह आदमी कहाँ से आया है? बॉस वू से इस तरह बात करने की हिम्मत। वह जीने से थक गया होगा। आखिरी व्यक्ति जिसने बॉस वू से इस तरह बात की थी, उसकी कब्र पर घास एक इंसान से भी ऊंची थी। यह आदमी वास्तव में मौत से नहीं डरता। उनके विचार में आरव का बॉस वू से इस तरह बात करने की हिम्मत करना निश्चित रूप से उसे क्रोधित करेगा और गंभीर परिणाम देगा। वे सभी प्रत्याशा के भाव दिखा रहे थे, ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या होगा। उनमें से लियू क्यू के सहपाठियों ने सबसे अधिक प्रतिक्रिया व्यक्त की। आरव को मौत के मुंह में जाते देख वे उत्साहित हो गए। अच्छा, देखते हैं कि अब वह कैसे मैनेज करेगा। खतरों से अनजान बॉस वू का सामना करने की हिम्मत कर रहा है। अगर वह ध्यान भटका सकता है तो हम सुरक्षित रहेंगे। उनकी राय में आरव जितना बड़ा दृश्य बनाएगा उतनी ही अधिक संभावना है कि उन्हें अनदेखा किया जा सकता है। वे उम्मीद कर रहे थे कि आरव चीज़ों को बढ़ाएगा। यह आदमी क्या कर रहा है? लियू क्यू, हालांकि आरव की मृत्यु की कामना कर रहा था, उसे मरते हुए देखने के लिए थोड़ा अनिच्छुक महसूस कर रहा था। लेकिन जल्द ही लियू क्यू ने ऐसे विचारों को खारिज कर दिया, चुपचाप तिरस्कार करते हुए, इसे भूल जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैसे भी उसका अपना काम है। न केवल बेकार बल्कि दिमागहीन भी। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जीना बस हवा बर्बाद करना है। ... हाँ, इस समय बॉस वो हंसा। बच्चे, तुम्हारे पास हिम्मत है। तुम नहीं सोचोगे कि लड़ने में सक्षम होना तुम्हें निडर बनाता है न? हंसने के बाद बॉस वू ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। यदि तुम ऐसा सोचते हो तो इसका मतलब है कि तुम बहुत भोले हो, तुम एक भयानक मौत मरोगे। नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। आरव ने अपना सिर हिलाया, उसी तिरस्कार के साथ मुस्कुराते हुए। मैं कुशल हूँ, लेकिन मैं केवल आत्मरक्षा में ही पलटवार करता हूँ। मैं कभी ताकत के बल पर धमकाता नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे धमकाना आसान है। डींग नहीं मार रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मिटा सकते हो? तुम्हारे पास वास्तव में वह क्षमता नहीं है। तुम अच्छे, बहुत अच्छे। आरव के शब्दों के साथ बॉस वू का चेहरा लाल हो गया। गुस्से से चिल्लाया, मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस तरह के देवता हो। मेरी जगह घमंड करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लगता है कि मैं बहुत लंबे समय से लूप से बाहर हूं, जिससे कई लोग मुझे भूल गए हैं। बॉस वू, ठीक है, अगर मैं आज तुम्हें नहीं हटाता तो मैं तुम्हारा सरनेम शेयर करूंगा। बॉस वू सच में क्रोधित था, अधिकार जताने के लिए आरव का उदाहरण बनाना चाहता था। क्या हो रहा है? तभी भीड़ के बाहर से एक आवाज़ आई। उसी समय 30 के दशक का एक आदमी लोगों के साथ चला आया। मास्टर शान। नवागंतुक को देखकर बॉस वू ने उसका अभिवादन किया, बहुत सम्मान के साथ। लिन शान, मास्टर जू के अधीन काम कर रहे हैं। मैंने सुना है कि मास्टर जू उनका बहुत सम्मान करते हैं। वाह, ये वास्तव में वही है। कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस वू के समर्थन से लीजेंडरी के टीवी इतना बोल्ड हो सकता है।
ये दिलचस्प होना चाहिए, लिनशान यहाँ है, क्या यह आदमी इतना घमंडी रह सकता है? नवागंतुक को देखकर हर कोई दंग रह गया, जोर से चिल्लाया। दरअसल जो व्यक्ति आया था वह लिनशान था, जो जियांगचेंग में एक उल्लेखनीय व्यक्ति जूहोन के लिए काम करता था, जो वर्तमान में बहुत अधिक लाभ में है। स्थिति क्या है? लिनशान ने लापरवाही से इधर उधर देखा, थोड़ा नाखुश, डांटते हुए। ये व्यवसाय के लिए एक जगह है, इसे इस तरह से बनाना अनुचित है। मास्टर शान, यह मेरी गलती नहीं है, यह आदमी यहाँ परेशानी पैदा कर रहा है। मास्टर शान, आपको मेरे लिए खड़ा होना चाहिए। बॉस वू ने शिकायत से भरे चेहरे के साथ उत्तर दिया। बॉस वू की उंगली को देखते हुए लिनशान ने आरव की ओर देखा। शुरू में लिनशान ने सोचा कि वह एक छोटा व्यक्ति है जिसे वह खारिज कर सकता है, लेकिन आरव के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखने पर वह तुरंत घबरा गया। जल्दी से आरव के पास गया, मुस्कुराते हुए पूछा, तो यह मिस्टर ये है? और आप हैं? आरव ने उत्सुकता से पूछा, ये पुष्टि करते हुए कि वह उस व्यक्ति को नहीं जानता था। मिस्टर ये, मैं लिनशान हूँ। हालांकि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको जानता हूँ। आरव के शब्दों के बाद लिनशान बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि वह और भी अधिक सम्मानजनक हो गया। ये दृश्य देखकर हर कोई अचंभित था। यहाँ क्या हो रहा है? लिनशान उसे जानता है, और इतने सम्मान के साथ। यह आदमी वास्तव में कौन है? लिनशान को झुकने और झुकने के लिए मजबूर करने में सक्षम। वाह, ये दिलचस्प हो रहा है। इस आदमी में निश्चित रूप से हिम्मत है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह निडर था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आरव बॉस वू से बिल्कुल भी नहीं डरेगा। उसने जो पहले कहा था वह सच था, और लिनशान के साथ उसका रिश्ता वाकई ऐसा ही था। असंभव, यह आदमी लिनशान को जानता है। ये सच नहीं हो सकता। लियू क्यू के सहपाठी, जो मूल रूप से आरव को लड़खड़ाते हुए देखना चाहते थे, इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सके। इस पर विश्वास करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। यहाँ तक कि लियू क्यू के चेहरे पर भी एक खाली भाव था। क्या स्थिति है? वह सिर्फ एक गृहपति है, वह लिनशान को कैसे जान सकता है? इससे लियू क्यू लंबे समय तक अपना संयम वापस पाने में असमर्थ रही। लिनशान भले ही बहुत शक्तिशाली न हो, लेकिन जियांगचेंग के अंडरवर्ल्ड में लिनशान बहुत ही दुर्जय है। बस वहाँ के लोग सार्वजनिक रूप से पहचाने नहीं जाते। यहाँ तक कि लियू परिवार भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। अध्याय 44 खुद ही मौत की तलाश। ये दृश्य देखकर बॉस वू, जो पहले आरव को नीचा देखता था, तुरंत घबरा गया। शुरू में उसने सोचा कि आरव सिर्फ शेखी बघार रहा है, लेकिन पता चला कि आरव वाकई प्रभावशाली है। लिनशान को आरव के प्रति इतना सम्मान दिखाते देखकर उसे एहसास हुआ कि आरव निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। साथ ही उसने खुद को बेवकूफ़ कहकर कोसा। यहाँ तक कि जिसे मास्टर शान नाराज नहीं कर सकता, उसने वास्तव में जाकर उसे नाराज कर दिया, परेशानी पैदा करने की योजना बनाई। क्या यह एक बूढ़े व्यक्ति की तरह नहीं है जो जीवन से थककर खुद को फांसी लगाना चाहता है? यहाँ क्या हुआ? इस समय लिनशान ने पलटकर नाराज होकर पूछा। मैं बॉस वू समझाना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि कैसे। ये लोग मेरी भाभी को परेशान करना चाहते थे, मैंने उन्हें पीटा, वो मुझे मारना चाहते हैं। आरव ने भावशून्यता से उत्तर दिया, मैंने उससे कहा था कि वह मुझे नहीं मार सकता, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं करता। आरव के शब्दों से लिनशान अचंभित हो गया, तुरंत पलटा और बॉस वू को थप्पड़ मारा। गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम चीज़ों को ऐसे ही संभालते हो? जल्दी करो और माफ़ी मांगने के लिए घुटने टेको। इस समय लिनशान वास्तव में चिंतित था। अगर यह घटना मास्टर जू तक पहुंचती तो लिनशान भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। बॉस वू की तो बात ही छोड़िए। साथ ही लिनशान ने बॉस वू को मूर्ख, बेबस और बेबस कहकर शाप दिया। आरव कौन है? मास्टर जू को भी इस भयानक अस्तित्व से सावधान रहना चाहिए, फिर भी यह मूर्ख आरव को मारना चाहता है। क्या ये जीने से थक जाना नहीं है? मुझे माफ़ कर दो, मैं दोषी हूँ, मेरी आंखें हैं लेकिन मैं देख नहीं पाता, मेरी जान बख्श दो। लिनशान के डरावने हाव भाव को देखकर बॉस वू ने बहुत ईमानदारी से दया की भीख मांगने के लिए जल्दी से घुटने टेक दिए। दया की भीख मांगते हुए वह लगातार अपने मुंह पर थप्पड़ मार रहा था, डर रहा था कि आरव उसे माफ़ नहीं करेगा। तुम क्या कहते हो? आरव ने शांति से उसकी ओर देखा, फिर हुडुओ की ओर देखने के लिए मुड़ा, ठंडे स्वर में पूछा। मैं कहता हूँ। हुडुओ अभी भी विद्रोही था, शुरू में गाली देना चाहता था, लेकिन उसके बोलने से पहले लिनशान ने ठंडे स्वर में बीच में टोकते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ़ी मांगने की सलाह देता हूँ, अन्यथा हु परिवार के लिए परेशानी होगी। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। इसे भूल जाओ। लेकिन आरव ने मामले को आगे बढ़ाने का इरादा नहीं किया। अगर आरव ने आगे बढ़ाया तो हुडुओ बहुत दुखी हो सकता था, लेकिन आरव लियू परिवार के सामने खुद को उजागर नहीं करना चाहता था। इसलिए आरव ने आगे न बढ़ने का फैसला किया। बेशक अगर दूसरा पक्ष परेशानी की तलाश में था तो वह विनम्र नहीं होगा। इसे छोड़ दो, तुम संभालो, मैं जा रहा हूँ। एक संकेत देने के बाद आरव जाने के लिए तैयार हो गया। ये लोग
लियू क्यूई के सहपाठियों को जमीन पर घुटने टेकते हुए देखकर लिन शान ने जल्दी से पूछा, हम उसकी भाभी के सहपाठी हैं, हम सब एक ही पक्ष में हैं। हाँ, हम सब सहपाठी हैं, ये सब गलतफहमी है। लिन शान की बातें सुनकर ये लोग घबरा गए और जल्दी से करीब आने की कोशिश की, संबंध बनाने की चाह में। ये बेशर्म लोग वाकई मोटी चमड़ी के थे। अभी अपनी जान बचाने के लिए वे लियू क्यूई से खुद को दूर करना चाहते थे, यहाँ तक कि लियू क्यूई को गड्ढे में धकेलना चाहते थे। अब आरव को नियंत्रण में देखकर अपनी जान बचाने के लिए वे लियू क्यूई के साथ घुलना मिलना चाहते हैं, ये वाकई बेशर्मी है। मैं उन्हें नहीं जानता। लियू क्यूई मूर्ख नहीं था, उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया और जाने के लिए तैयार हो गया। किकी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम सहपाठी हैं। किकी, हम सहपाठी हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? लियू क्यूई की बातें सुनकर ये लोग घबरा गए। सहपाठी? लियू क्यूई ने व्यंग्य किया, तिरस्कारपूर्वक पूछा, जब तुम मुझे गड्ढे में धकेलना चाहते थे तो क्या तुमने सोचा था कि हम सहपाठी हैं? चलो चलें। बोलने के बाद लियू क्यूई आरव के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। किकी, कृपया सहपाठियों के रूप में मुझे छोड़ दो। किकी, तुम हमें मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, कृपया हमें बचा लो, हम निश्चित रूप से भविष्य में तुम्हारी महान दयालुता का बदला चुकाएंगे। ये देखकर लियू क्यूई के सहपाठियों ने जल्दी से घुटने टेक दिए और विनती की कि वह उनके लिए कुछ अच्छे शब्द कहे। लेकिन लियू क्यूई बिना पीछे देखे ही चली गई। तुम खुद ही इसे संभाल लो। आरव ने इशारा किया और वह भी उसके पीछे चला गया। हम्फ, बस तुम रुको, मैं तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा जरूर करवाऊंगा। जैसे ही आरव चला गया, हुडुओ ने नाराजगी से भरी ठंडी सांस ली और जमकर कसम खाए। उसे बदला लेना ही होगा, उसे आरव को एक दयनीय मौत मरवाना ही होगा। केटीवी छोड़ने के बाद लियू क्यूई ने बहुत ही जटिल भाव से आरव को देखा। उसके विचार में आरव सिर्फ एक दामाद था, एक बेकार काय। वह अचानक इतना दुर्जय कैसे हो गया? आखिर क्या चल रहा है? आखिरकार लियू क्यूई ने पूछा। मुझे लगता है कि उसने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। आरव ने अपना सिर हिलाया, कुछ हद तक हैरान होकर जवाब दिया। सच में? लियू क्यूई ने पुष्टि की। बेशक ये सच है, मैं ऐसे व्यक्ति को कैसे जान सकता हूँ? आरव ने सिर हिलाया, बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। मैंने अभी कहा, आपके पास ऐसे संबंध कैसे हो सकते हैं? लियू क्यू को राहत मिली। क्या मैं तुम्हें वापस ले जाऊं? आरव ने लापरवाही से पूछा। ठीक है। लियू क्यू ने सिर हिलाया। आरव से उतना नाराज महसूस नहीं किया, ऐसा लग रहा था कि आरव महत्वपूर्ण क्षणों में काफी विश्वसनीय है। लियू क्यू को वापस भेजने के बाद आरव ने आखिरकार लियूजू द्वारा सौंपा गया कार्य पूरा किया। दूसरी ओर आरव और लियू क्यूई के चले जाने के बाद लियू क्यूई के सहपाठियों के साथ कठोर व्यवहार किया गया। वास्तव में आरव के निर्देशों का पालन करते हुए इन लोगों ने दुनिया में सबसे क्रूर यातना का अनुभव किया। कौन जानता है, इस कठिन परीक्षा के बाद क्या वे सबक सीखेंगे और भविष्य में अधिक विश्वसनीय होंगे। लियू परिवार के विला से निकलने के बाद आरव मूल रूप से घर जाने का इरादा रखता था, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। बाहर आओ, चुपके से घूम रहे हो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो आरव रुक गया, चिल्लाया, तुम्हारी सतर्कता काफी अधिक है। आरव के चिल्लाने के साथ एक मजाकिया आवाज आई, हम फिर मिलेंगे। इस बीच हुडुओ दूसरों के साथ सामने आया। इस बार हुडुओ कुछ उच्च स्तर के लोगों को लेकर आया, यहाँ तक कि कुछ कुशल अभ्यासी भी। दरअसल आरव को लड़ाई में बहुत अच्छा पता होने के बावजूद वह कैसे तैयार होकर नहीं आ सकता था, इसलिए उसने सभी विशेषज्ञों को साथ लाया, ये सोचकर कि उसके पास आरव है। तुम बहुत आत्मविश्वासी लग रहे हो। हुडुओ के हाव भाव देखकर आरव ने तिरस्कारपूर्वक हंसा। मुझे पता है कि तुम लड़ाई में अच्छे हो, लेकिन लड़ाई से क्या होता है? क्या मैं अभी भी तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा हूँ? आज अगले साल तुम्हारी मृत्यु का दिन है। हुडुओ ने व्यंग्य किया, दांत पीसते हुए उत्तर दिया। बड़े होते हुए हमेशा दूसरे लोग उसके सामने झुकते थे, वह दूसरों को धमकाता था, आज की तरह कभी अपमानित धमकाया नहीं गया। ये सब आरव की बदौलत है, इसलिए आरव के लिए उसकी नफरत कल्पना से भी अधिक भयानक है। वह आरव को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन क्या उसके पास वह क्षमता है? शुरू में आरव ने उसके साथ परेशान होने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसने मौत को गले लगाने पर जोर दिया, इसलिए आरव पीछे नहीं हटेगा। अध्याय 45 एक साधक से पहली मुलाकात। सिर्फ उन पर निर्भर रहना। आरव ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया, मजाक उड़ाते हुए, अगर आपको लगता है कि आप उन पर भरोसा कर सकते हैं तो आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मेरे सामने वे आपके पिछले अधीनस्थों से अलग नहीं हैं। हालांकि आरव के शब्द कुछ हद तक अतिशयोक्तिपूर्ण थे, लेकिन वे वास्तव में सत्य थे। इन लोगों ने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया होगा या शायद नौसिखिए साधक होंगे, लेकिन उनकी ताकत के आधार पर वे पिछले बैच से अलग नहीं थे, वे सभी बेकार थे। कितने घमंडी!
मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपके कौशल आपके शब्दों की तरह ही दुर्जेय हैं। आरव के शब्दों के साथ एक हट्टा कट्टा आदमी मदद नहीं कर सका और आगे बढ़ गया। मेरे लिए उसे मार डालो। जब तक तुम उसे मार सकते हो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगा। उसके बगल में हू डुओ अभी भी उत्साह से चिल्ला रहा था, आरव को चीर डालने की इच्छा से अपने दांत पीस रहा था। इस आदमी का व्यवहार प्रभावशाली था और वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वह आरव के करीब पहुंच पाता, उसने एक दयनीय चीख निकाली और दयनीय स्थिति में पीछे हट गया। धप। एक सुस्त धप के साथ वह मोटा आदमी जिसने सोचा था कि वह इसे संभाल सकता है, जमीन में एक बड़ा छेद कर दिया। आरव को खाली आंखों से देख रहा था, ये समझने में असमर्थ था कि क्या हुआ था। उसने ये भी नहीं देखा कि आरव ने अपनी चाल कैसे चली, और यह जाने बिना ही हार गया कि यह कैसे हुआ। यह आदमी, इतनी तेज चाल, इतनी मजबूत शक्ति। वह एक कठोर चरित्र है, मुझे डर है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब हम कैसे लड़ सकते हैं? ऐसा लगता है कि हम एक चाल में भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आरव की ताकत देखकर हुडुओ द्वारा लाए गए सभी लोग दंग रह गए, आरव से बेहद भयभीत थे। ये कैसे संभव है? उनमें से हुडुओ सबसे ज्यादा हैरान था। शुरू में उसने सोचा कि आरव पहले झूठ बोल रहा था, लेकिन आरव के कौशल का प्रदर्शन देखकर उसे बहुत स्पष्ट था कि आरव झूठ नहीं बोल रहा था, आरव वास्तव में अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। इस प्रकार जब उसने फिर से आरव को देखा तो हुडुओ की आंखें डर से भर गईं। तुम सब हमला करो, एक साथ उस पर हमला करो और उसे मार डालो। डरे होने के बावजूद हुडुओ ने जोर से आदेश दिया। हुडुओ के आदेश पर इन सभी लोगों ने अपनी चाल चली। जैसा कि अपेक्षित था, इनमें से अधिकांश लोग सिर्फ मार्शल आर्ट के अभ्यासी थे। हालांकि उनके कौशल आम लोगों से कहीं बेहतर थे, लेकिन आरव की नज़र में वे आम लोगों से अलग नहीं थे। इस स्तर के साथ आपको बेहतर होगा कि आप घर वापस लौट जाएं। आरव की तिरस्कार भरी हंसी के साथ उसने उनमें से एक को मुक्का मारा और उसे उड़ा दिया। उसने दूसरे को थप्पड़ मारा और उसे फिर से उड़ा दिया। आरव के हर मुक्के के साथ उसके चारों ओर खड़े ये लोग, जैसे कि उन्होंने इस पर चर्चा की थी, सभी दूर जा गिरे, जमीन पर गिर पड़े, दर्द में अपने पेट को पकड़े हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे। हा, कोई भी नहीं लड़ सकता। फिर आरव ने तिरस्कार के साथ अपना सिर हिलाया, मजाक उड़ाया। क्या यह आदमी शैतान है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? आरव की इतनी जल्दी सभी लोगों को नीचे गिराने की क्षमता को देखकर हुडुओ का पूरा शरीर कांप उठा, जैसे कि उसने कोई शैतान देख लिया हो। तुम्हें अभी भी इस पर विश्वास नहीं है न? अब क्या हुआ? आरव ने तिरस्कार से उसकी ओर देखा और उसकी ओर चलना जारी रखा। मेरे पास मत आओ, शैतान, मुझसे दूर रहो। जैसे ही आरव पास आया, हुडुओ डर के मारे चिल्लाया, लगातार पीछे हटता रहा। पता नहीं वह बहुत घबराया हुआ था या क्या। पीछे हटने के दौरान वह वास्तव में जमीन पर गिर गया, उसकी पीठ पर बल पड़ा। गिरने के बाद भी इस आदमी ने हार नहीं मानी, जल्दी से चारों पैरों पर पीछे हट गया, आरव से पूरी तरह डर गया। भागो, चलो देखते हैं तुम कहाँ भाग सकते हो, आरव ने चिढ़ाते हुए हंसते हुए कहा, लगातार आगे बढ़ते हुए। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं अंधा था, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें फिर से भड़काने की हिम्मत नहीं करूंगा। आरव के रुख को देखकर, जो उसे जाने देने का इरादा नहीं रखता था, हुडुओ तुरंत दया की भीख मांगने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। तुम्हें छोड़ दूंगा, आरव ने ठंडी सांस ली और फिर तिरस्कारपूर्वक कहा, पहले मैं तुम्हें छोड़ने वाला था, लेकिन तुमने मौका नहीं भुनाया। तुमने खुद ही यह सब किया। क्या तुम मुझे दोष दे सकते हो? इसके अलावा क्या तुम बहुत घमंडी नहीं थे? क्या तुमने नहीं कहा था कि अगले साल का आज मेरा मृत्यु दिवस होगा? अब तुम क्यों डरे हुए हो? अपने सामने पूरी तरह से पराजित हुडुओ को देखकर आरव घृणा से भर गया। ऐसे लोग केवल कमजोरों को धमकाते हैं और मजबूत लोगों से डरते हैं, बिल्कुल बेकार। घमंडी मत बनो। इस समय एक गुस्से भरी दहाड़ आई। साथ ही नीले रंग के कपड़े पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति उन दोनों के सामने प्रकट हुआ, अविश्वसनीय गति से तेजी से आरव की ओर भागा। एक साधक बुजुर्ग को देखकर आरव कुछ हैरान हुआ और जल्दी से उसे रोक दिया। धम्म, हल्की दबी हुई आवाज के साथ दोनों पीछे हट गए। आरव 5 कदम पीछे हट गया, बुजुर्ग 3 कदम। बुजुर्ग का पलड़ा भारी लग रहा था, लेकिन आरव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे पहले उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था और यह एक छिपकर किया गया हमला था, इसलिए उसे थोड़ा नुकसान हुआ। हालांकि एल्डर के दायरे को देखते हुए आरव थोड़ा हैरान लग रहा था। एल्डर के दायरे को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह क्यूई साधना के दूसरे स्तर पर पहुंच गया है। फिर भी दिलचस्प बात यह है कि एल्डर की साधना प्रणाली आरव से काफ़ी अलग लग रही थी, बहुत पुरानी। इस प्रकार चाहे वह सच्ची क्यूई की शक्ति या इसकी प्रभावशीलता, दोनों ही आरव की तुलना में बहुत कमतर थे। क्या यह नकली साधक हो सकता है? इस तरह के संदेह के साथ आरव ने प्रतिद्वंद्वी की जांच की। उसी समय प्रतिद्वंद्वी भी आरव की जांच कर रहा था, प्रशंसा के साथ सिर हिलाते हुए, बुरा नहीं, बुरा नहीं।
इतना युवा होने के बावजूद एक शीर्ष मार्शल कलाकार की ताकत रखने वाला एक आशाजनक भविष्य की प्रतीक्षा कर रहा है। फिर बुजुर्ग का स्वर कुछ अफसोस के साथ बदल गया, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने मेरा सामना किया। उसके स्वर से पता चलता था कि वह अहंकारी व्यवहार करते हुए आरव को हराने के लिए निश्चित था। अंकल नान, आप बिल्कुल सही समय पर आए। वह मुझे मारना चाहता है, मेरे लिए उससे छुटकारा पाओ। बुजुर्ग के पीछे खड़े हुडुओ ने यह दृश्य देखा और अचानक होश में आया, जोर से इशारा करते हुए। अंकल नान कहलाने वाले बुजुर्ग ने हुडुओ की बातें सुनी और अधीरता से डांटा, गुरु ने तुम्हें परेशानी न करने के लिए कहा था, फिर भी तुम सुनना नहीं चाहते। जब हम वापस लौटेंगे तो सजा पाने के लिए तैयार रहो। हुडुओ अंकल नान से बहुत डरे हुए लग रहे थे। डांट खाने के बाद उन्होंने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया, एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यह अंकल नान, ऐसा लगता है कि हु परिवार में उनका दर्जा काफी ऊंचा है। आरव को इनमें से किसी की भी चिंता नहीं थी, उसे इस बात से उत्सुकता थी कि बुजुर्ग का मार्शल आर्टिस्ट से क्या मतलब था। मार्शल आर्टिस्ट, इसका क्या मतलब है? आरव ने उलझन में पूछा। अंकल नान भी हैरान रह गए, उन्हें लगा कि आरव उनका मजाक उड़ा रहे हैं। गुस्से में चिल्लाते हुए, बच्चा ये ले लो। गुस्से से दहाड़ते हुए अंकल नान ने अपनी चाल चली। टाइगर रोआ फिस्ट। इस अंकल नान के पास न केवल एक उच्च क्षेत्र था, बल्कि उन्होंने अपनी एक खास चाल भी इस्तेमाल की। टाइगर रोआ फिस्ट के निष्पादन के साथ उसकी गति और शक्ति दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यहाँ तक कि उसके चारों ओर ट्रू क्यूई का अतिप्रवाह था, जो बेहद खतरनाक दिखाई दे रहा था। यह आरव का एक साधक के साथ पहला टकराव था और दूसरे स्तर के क्यूई साधना अभ्यासी के खिलाफ भी वह कुछ हद तक उत्साहित महसूस कर रहा था। अध्याय 46। क्या आप डर के मारे पागल हो गए हैं? जहां तक आरव की बात है, उसने कोई भी आकर्षक तरकीब नहीं अपनाई, सीधे अपनी सच्ची क्यूई को अपनी बाह में डाला और मुक्का मारा। धमाका। एक पल में आरव को लगा कि उसके भीतर से एक शक्तिशाली आदिम शक्ति फूट पड़ी है। इस अपार शक्ति को नियंत्रित करते हुए आरव ने मुक्का मारा। धमाका। इस आदान प्रदान से एक तेज आवाज निकली। आवाज के बाद आरव को लगा कि शक्तिशाली शक्ति उस पर आ रही है, जिसके साथ एक अंतहीन गर्मी की लहर भी है। तभी आरव को एहसास हुआ कि यह आदमी उतना कमजोर नहीं है जितना उसने शुरू में सोचा था। ऐसा लग रहा था कि बूढ़े आदमी की साधना प्रणाली काफी मजबूत थी, जिसमें गति और शक्ति थी जो आरव की प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट मुझसे लड़ना चाहता है। इच्छाधारी सोच। साथ ही बूढ़े आदमी ने ठंडी सांस ली और अपने हाथों में बल बढ़ा दिया। उसके कार्यों से आरव को और भी अधिक दबाव महसूस हुआ, वह इससे निपटने के लिए संघर्ष कर रहा था। अच्छा, इस बदमाश को मार डालो। मैं चाहता हूं कि वह घुटने टेके और दया की भीख मांगे, मैं उसे टुकड़ों में फाड़ देना चाहता हूं। ये देखकर हुडुओ खुशी से हंसा, ये सोचकर कि अंकल नान के पास जीत है। मेरे लिए गिर जाओ। एक प्रतिष्ठित मार्शल मास्टर के रूप में एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट मेरे साथ कैसे मुकाबला कर सकता है? इस समय अंकल नान ने अहंकार से चिल्लाया और भी अधिक शक्ति को प्रकट किया। टाइगर रोरा चेन अटैक। उसके इस कदम के साथ उसकी मुट्ठियां एक के बाद एक मजबूत शक्ति में फट गईं। संकट को भांपते हुए आरव ने एक चीख निकाली, हमले को रोकने के लिए अपनी सारी आंतरिक शक्ति लगा दी। धमाका। एक जोरदार विस्फोट के साथ आरव मुश्किल से अपना रुख स्थिर करने से पहले 10 कदम से अधिक पीछे हट गया। उसी समय आरव ने अविश्वास भरी आंखों से अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी को देखा। शुरू में उसने सोचा था कि बूढ़े आदमी की पुरानी साधना प्रणाली उसके सामने कोई मुकाबला नहीं करेगी, लेकिन आरव को आश्चर्य हुआ कि प्रतिद्वंद्वी इतना मजबूत हो सकता है, जिसमें उल्लेखनीय शक्ति और गति है। तुम छोटे बदमाश, क्या तुम अभी घमंडी नहीं थे? आगे बढ़ो, मेरे सामने फिर से घमंडी बनो। आरव को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर हुडुओ ने ठहाका लगाया और जोर से ताना मारा, मैंने कहा था कि आज अगले साल तुम्हारी पुण्यतिथि है और यह होगी। एक पल रुको, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे मरोगे। ये कहने के बाद हुडुओ ने भी एक क्रूर मुस्कान प्रकट की। जैसे ही उसके शब्द निकले, आरव ने तिरस्कारपूर्ण भाव दिखाते हुए हंसा, तुम्हें लगता है कि मैं हारने वाला हूं? तुम्हें हिम्मत किसने दी? लियांग जिंगरू ने। सच है, ताकत के मामले में आरव वाकई में मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन किसने कहा कि आरव सिर्फ इतना ही कर सकता है? आरव के दुर्जेय तरीके वे कैसे जान सकते थे? भाड़ में जाओ, इस समय भी सख्त बातें कर रहे हो। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब तक ऐसा कर सकते हो। मैं तुम्हें अपने सामने घुटने टेकने और कुत्ते की तरह भीख मांगने पर मजबूर करूंगा। आरव की बातें सुनकर और उसके हाव भाव देखकर हुडुओ को तुरंत गुस्सा आ गया। न केवल हुडुओ, बल्कि अंकल नान ने भी नाराजगी से आरव को देखा, ठंडे स्वर में उपहास करते हुए, तुम बुरे नहीं हो, लेकिन एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट मेरे जैसे मार्शल मास्टर के सामने शेखी बघारने की हिम्मत कैसे कर सकता है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि हमारे बीच कितना बड़ा अंतर है। उसे आरव, एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट द्वारा अपमानित महसूस हुआ। ओह सच में?
तो बेझिझक कोशिश करो। आरव तिरस्कारपूर्वक हंसा। आरव की तिरस्कार भरी मुस्कान देखकर बूढ़ा आदमी और भी क्रोधित हो गया। उसने अपने हाथों की ताकत बढ़ाई और गति पकड़ी। पवन ब्लेड। इस समय आरव ने अचानक एक पवन ब्लेड छोड़ा। आरव के कदम के साथ एक अदृश्य पवन ब्लेड ने तेजी से बूढ़े आदमी पर हमला किया। अदृश्य और निशानविहीन पवन ब्लेड ने रहस्यमय अप्रत्याशितता के साथ हमला किया, जिससे बचाव करना मुश्किल हो गया। हालांकि बूढ़े आदमी को, जिसने कई लड़ाइयां लड़ी थीं, खतरे का गहरा एहसास था। अच्छा नहीं। जैसे ही पवन ब्लेड पास आया, बूढ़ा आदमी चुपके से चिल्लाया, पवन ब्लेड को चकमा देने की पूरी कोशिश की। लेकिन पवन ब्लेड अविश्वसनीय रूप से तेज था। भले ही उसने इससे बचने की पूरी कोशिश की, पवन ब्लेड ने फिर भी उसके कंधे पर वार किया, जिससे उसका कंधा कट गया। अपने कंधे में दर्द महसूस करते हुए बूढ़ा आदमी चिल्लाया और जल्दी से घाव को ढक लिया। यह क्या है? खुद को अदृश्य ट्रू क्यूई द्वारा घायल देखकर बूढ़े व्यक्ति ने अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ आरव को देखा। अंदर से बहुत हैरान था। थोड़ी देर की स्तब्धता के बाद बूढ़े व्यक्ति ने आरव को डर के साथ देखा और कहा, क्या ये ट्रू क्यूई प्रक्षेपण है? क्या आप मार्शल आर्टिस्ट नहीं, बल्कि मार्शल लॉर्ड हैं? नहीं, असंभव। इतनी कम उम्र में मार्शल लॉर्ड कैसे हो सकते हैं? इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर बूढ़ा व्यक्ति आरव को देखकर चौंक गया। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। मूल रूप से अपनी उम्र में मार्शल मास्टर के स्तर तक पहुंचने पर उसने सोचा कि वह असाधारण है, लेकिन इतनी कम उम्र में पहले से ही मार्शल लॉर्ड बन चुके आरव को देखकर उसे तुरंत लगा कि उसके जीवन भर की साधना उपलब्धियों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वह इस तथ्य पर विश्वास नहीं कर सका। फिर भी अगर यह मार्शल लॉर्ड नहीं था, तो कोई दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ट्रू क्यूई को कैसे प्रक्षेपित कर सकता है? यह एक मार्शल लॉर्ड की विशिष्ट विशेषता है। यह महसूस करते हुए कि आरव एक मार्शल लॉर्ड था, बूढ़ा आदमी जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, कांपने लगा और दया की भीख मांगी। कृपया मुझे छोड़ दें मार्शल लॉर्ड, मैं आपकी महानता के प्रति अंधा था और मैंने आपको बहुत अपमानित किया है। जब तक आप मेरी जान बख्शते हैं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। यह आदमी अपनी जान बचाने के लिए वास्तव में किसी भी गरिमा की परवाह नहीं करता है। मैं आपसे पूछता हूं, मार्शल आर्टिस्ट क्या है? मार्शल लॉर्ड के बारे में क्या? बूढ़े आदमी के मुंह से मार्शल लॉर्ड शब्द सुनकर आरव और भी हैरान हो गया और जल्दी से पूछा। बूढ़े आदमी ने आरव को अजीब तरह से देखा और जल्दी से उसे समझाया। ये पता चला कि पृथ्वी पर साधना प्रणाली आरव से अलग थी। पृथ्वी पर साधना प्रणाली अपेक्षाकृत पिछड़ी हुई थी, लेकिन इसमें भी स्तर थे। उनमें से नौसिखिए प्रवेशकों को मार्शल आर्टिस्ट कहा जाता था, जिन्हें जूनियर, इंटरमीडिएट, एडवांस और पीक स्तरों में विभाजित किया गया था। मार्शल आर्टिस्ट से ऊपर मार्शल मास्टर्स थे, जिन्हें भी 4 स्तरों में विभाजित किया गया था। मार्शल आर्टिस्ट और मार्शल मास्टर्स ऐसे क्षेत्रों से संबंधित थे जो मांसपेशियों और शरीर को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करते थे। शरीर, नसों, मांसपेशियों, हड्डियों, ताकत और गति को उनकी चरम सीमा तक लाते थे, जो साधना के प्रारंभिक चरण से संबंधित थे। मार्शल मास्टर्स से ऊपर मार्शल लॉर्ड्स और मार्शल वेनेरेबल्स थे, जो मध्य स्तर के साधकों से संबंधित थे, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ट्रू क्यूई को प्रोजेक्ट करने की क्षमता से प्रतिष्ठित थे। बेशक मार्शल वेनेरेबल्स से ऊपर और भी अधिक शक्तिशाली स्तर थे, जिनमें अधिक विशिष्ट लक्षण थे, जिनके बारे में बूढ़ा आदमी अपने निम्न स्तर के कारण अनजान था। बूढ़े आदमी ने आरव को मार्शल लॉर्ड इसलिए कहा क्योंकि आरव ट्रू क्यूई को प्रोजेक्ट कर सकता था, हालांकि दिखावटी रूप से नहीं, जिससे उसे लगता था कि आरव एक मार्शल लॉर्ड है। क्योंकि मार्शल वेनेरेबल के हमले के तरीके और भी अधिक स्पष्ट होंगे और उनमें और भी अधिक आश्चर्यजनक शक्ति होगी। हालांकि बूढ़े आदमी ने कभी नहीं सोचा होगा कि यह आरव की साधना प्रणाली से केवल एक छोटी सी जादुई तकनीक थी। इस दृष्टिकोण से आरव की साधना प्रणाली पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक उन्नत थी, क्योंकि बाद में आप जितनी अधिक साधना करते हैं, उतनी ही अधिक चुनौतीपूर्ण जादुई तकनीकें सामने आती हैं, यहाँ तक कि आश्चर्यजनक दिव्य शक्तियाँ भी, जो पूरी तरह से भयानक होती हैं। इस प्रकार आरव का लाभ बहुत स्पष्ट था। केवल पवन ब्लेड के साथ वह मार्शल लॉर्ड के नीचे अजेय हो सकता था। अध्याय 47 सर्वोच्च खजाना आकाश संघनक पत्थर। मार्शल संप्रदाय, जिसे ग्रैंडमास्टर के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि कहावत है, ग्रैंडमास्टर के नीचे सभी चींटियां हैं। केवल ग्रैंडमास्टर दायरे में पहुंचकर ही कोई व्यक्ति एक बेजोड़ स्थिति वाला सच्चा पावरहाउस माना जा सकता है। इसलिए ग्रैंडमास्टर बनना कई साधकों के लिए आजीवन सपना होता है। लेकिन ग्रैंडमास्टर बनना कितना मुश्किल है। आपके सामने इस बूढ़े व्यक्ति की तरह साधारण साधकों के दायरे में वह पहले से ही काफ़ी असाधारण माना जाता है। फिर भी वह ग्रैंडमास्टर दायरे से बहुत दूर रहता है और उसे बहुत अधिक मात्रा में साधना संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये ठीक इसी वजह से है कि वह परिवार के लिए अतिथि मंत्री बन गया। ग्रैंडमास्टर दायरे तक पहुंचने के लिए संसाधन अर्जित करने की उम्मीद कर रहा था।
केवल ग्रैंडमास्टर दायरे में प्रवेश करके ही कोई व्यक्ति अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, एक सच्चा पावरहाउस बन सकता है, सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर सकता है। और उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस इच्छा को पूरा करने में वह अपना पूरा जीवन लगा चुका था, उसे आरव इतना छोटा आसानी से प्राप्त कर लेगा। यही बात उसे सबसे ज्यादा हैरान कर गई। मुझे छोड़ दो ग्रैंडमास्टर, मैं फिर से हिम्मत नहीं कर सकता। आरव के सवाल का जवाब देने के बाद बूढ़े ने एक बार फिर दया की भीख मांगी, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से जानता था एक ग्रैंडमास्टर को नाराज नहीं किया जाना चाहिए। उसके हाल के कार्यों को देखते हुए 10,000 बार मरना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तुम जी सकते हो, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या दे सकते हो। आरव मुस्कुराया। यह असंभव था कि वह इस आदमी को यूं ही छोड़ दे, उसे इससे कुछ हासिल करना था। आरव को विश्वास नहीं था कि उसके जैसे स्तर के साधक के पास कुछ मूल्यवान वस्तुएं नहीं होंगी। मेरे पास है, मेरे पास है। आरव के शब्दों को सुनकर बूढ़े व्यक्ति के दिल में खुशी की एक झलक महसूस हुई और उसने जल्दी से अपनी सारी अच्छी चीजें निकाल लीं। ये कीमती वस्तुएं थीं जो उसने लंबे समय में जमा की थीं, लगभग उसकी पूरी संपत्ति। सेंटेनियल वाइल्ड जिनसिंग, सेंटेनियल सेलेस्टियल स्नो लोड्स, 200 ईयर ऋषि। उस आदमी ने जो निकाला उसे देखकर आरव की आंखें चमक उठीं। वास्तव में ये वस्तुएं अकेले ही न केवल उत्कृष्ट खेती के संसाधन हैं, बल्कि उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित भी हैं। अगर इन्हें नीलामी में ले जाया जाता है तो निश्चित रूप से इनकी कीमत आसमान छू जाएगी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी उन्हें अपने साथ ले गया। अगर वह उन्हें खो देता तो शायद वह क्रोधित हो जाता। बेशक बूढ़ा आदमी भी अब बहुत अनिच्छुक था, क्योंकि ये उसकी सफलता के लिए थे और अब आरव को सौंप दिए गए थे। इन 3 खजानों और कुछ औषधीय सामग्रियों के साथ आरव क्यूई खेती की दूसरी परत को तोड़ने में मदद करने के लिए औषधीय तरल बना सकता था। तब तक वह जिन मंत्रों और महाशक्तियों का उपयोग कर सकता था वे और भी अधिक हो गए थे और उसकी ताकत और भी अधिक भयानक हो गई थी। भले ही उसका सामना किसी असली ग्रैंडमास्टर स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति से हो, फिर भी वह उससे मुकाबला कर सकता था। इन तीनों खजानों को खुशी खुशी इकट्ठा करने के बाद आरव ने कोशिश करते हुए पूछा, क्या और कुछ है? मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हें ये चाहिए। आरव के शब्दों के साथ बूढ़े व्यक्ति ने अनिश्चितता से एक पत्थर निकाला। संयोग से प्राप्त इस वस्तु ने उसे स्पष्ट कर दिया कि क्या ये खजाना है। ये है। शुरू में आरव ने ज्यादा कुछ नहीं चाहा, लेकिन पत्थर को देखते ही वह खुशी से झूम उठा। इसे मुझे दे दो। इसलिए आरव ने अधीरता से इसे अपने हाथ में ले लिया और ध्यान से इसकी जांच की। पूरी तरह से निरीक्षण करने के बाद आरव ने पुष्टि में सिर हिलाया। वास्तव में एक स्काई कंडेंसिंग स्टोन, हालांकि ग्रेड कम है, फिर भी यह अच्छा है। वास्तव में यह एक स्काई कंडेंसिंग स्टोन है जो स्टोरेज ट्रेजर बनाने के लिए एक आवश्यक सामग्री है। बेशक स्काई कंडेंसिंग स्टोन अलग अलग ग्रेड में आते हैं और यह ज्यादा से ज्यादा एक फर्स्ट ग्रेड जूनियर स्टोरेज रिंग बना सकता है। 2 मीटर लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई वाली ऐसी स्टोरेज रिंग भी फिलहाल आरव के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। स्काई कंडेंसिंग स्टोन प्राप्त करने के बाद आरव ने संकेत देने के लिए अपना हाथ हिलाया। धन्यवाद ग्रैंडमास्टर। आरव के शब्दों को सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और कृतज्ञतापूर्वक खिसकने के लिए मुड़ा। साथ ही उसका हू परिवार में लौटने का कोई इरादा नहीं था। उसके विचार में हू परिवार ने इतनी भयानक उपस्थिति को नाराज कर दिया था, इसलिए वे निश्चित रूप से टिक नहीं पाएंगे। बूढ़े आदमी से निपटने के बाद आरव एक मजाकिया मुस्कान के साथ धीरे धीरे हू डुओ के पास गया। तुम क्या चाहते हो? तुम क्या करने का इरादा रखते हो? और करीब मत आओ। आरव को लगातार पास आते देख हू डुओ घबरा गया और रोने लगा। आरव कितना दुर्जय था, ये देखकर अंकल नान भी उससे डरते थे, जिससे हू डुओ स्वाभाविक रूप से बहुत भयभीत हो गया। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम मुझे मारना चाहते थे? क्या तुम पहले बहुत घमंडी नहीं थे? आरव मुस्कुराया, कुछ तिरस्कार के साथ पूछा। कृपया, मैं वास्तव में अब हिम्मत नहीं करता, कृपया मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं जो भी कहोगे करूंगा। हू डुओ वास्तव में डर गया था, सीधे घुटनों के बल पर दया की भीख मांगने लगा। यह आदमी वास्तव में कायर था, कठिनाइयों का सामना करने पर हारने वाले की तरह व्यवहार करता था। जब उसके पास कोई लाभ होता था तो वह अहंकार से असहनीय हो जाता था। वास्तव में पर्याप्त। तुम्हें छोड़ दिया, बहुत देर हो चुकी है। आरव ने उसे जाने देने के इरादे से बिना किसी इरादे के व्यंग्य किया। मुझे पता है कि तुम लड़ सकते हो, लेकिन मैं हूँ परिवार से हूँ। अगर तुम मुझे छूने की हिम्मत की, हूँ परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये दृश्य देखकर हू डुओ को पता था कि विनती करना बेकार है और उसने आरव को धमकाने की कोशिश की। उसके विचार में चाहे कोई कितना भी अच्छा लड़ाकू क्यों न हो, उसके पीछे खड़े हू परिवार की तुलना में ये बेकार था, जिसकी विशाल शक्ति आरव को डरा सकती थी। उसकी बातें सुनकर आरव चुप रहा, अपने दिल में सोच रहा था कि यह मूर्ख कहाँ से आया है। आरव की चुप्पी देखकर हू डुओ ने मान लिया कि आरव डर गया है और जल्दी से धमकी दी,
बेहतर होगा कि तुम मुझे जाने दो, आज्ञाकारी रूप से दया की भीख मांगो, अन्यथा मेरा हूँ परिवार यह सुनिश्चित करेगा कि तुम बिना दफनाए मर जाओ, तुम्हारे पूरे परिवार के साथ। इस मूर्ख ने फिर से अपनी हरकतें शुरू कर दी, सोचा कि हूँ परिवार आसानी से आरव से निपट सकता है। आगे बढ़ो, किसी को बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि हूँ परिवार वास्तव में कितना सक्षम है। आरव ने उसे मूर्ख की तरह देखा, ताना मारते हुए इशारा किया। ठीक है, बाद में पछताना मत। अपमानित और क्रोधित हुडुओ ने सुदृढ़ीकरण के लिए कहा, इस डर से कि आरव पश्चाताप कर सकता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम बर्बाद हो चुके हो। एक बार हूँ परिवार आ जाए तो तुम देखोगे कि तुम कितने महत्वहीन हो। माफी मांगने में अभी भी देर नहीं हुई है। कॉल करने के बाद हुडुओ ने घमंड से धमकी देना जारी रखा। वास्तव में हू डुओ के कॉल से हू परिवार के उच्च पदस्थ सदस्य तुरंत क्रोधित हो गए और हू परिवार के वर्तमान कुलपति ने सभी उच्च अधिकारियों को बुलाया। हर कोई, अब एक साधारण व्यक्ति अपनी लड़ने की क्षमता पर भरोसा करते हुए मेरे हू परिवार की गरिमा को चुनौती देने का साहस करता है। आप क्या सुझाव देते हैं कि हम क्या करें? सभी उच्च सदस्यों के इकट्ठा होने के बाद हू परिवार के कुलपति ने ठंडे स्वर में पूछा। क्या ऐसी बात? हमें उसे दर्दनाक कीमत चुकानी होगी। किसी भी कीमत पर सुनिश्चित करें कि उसे कोई दफनाने की जगह न मिले, जिससे हमारे हू परिवार की प्रतिष्ठा फिर से बहाल हो। एक पल में हू परिवार के सभी उच्च पदस्थ सदस्य क्रोधित हो गए। इस प्रकार एक एक करके हू परिवार के प्रमुख लोगों को बुलाया गया, जो आरव और हू डुओ के स्थान की ओर भागे। जियांगचेंग में हू परिवार को काफी दुर्जय माना जाता है और ये लोग जियांगचेंग में जाने माने व्यक्ति हैं। इस समय हू परिवार के गुस्से के साथ ये जियांगचेंग के कुलीन लोग इकट्ठा हुए, आरव को दर्दनाक कीमत चुकाने के लिए, हू परिवार की गरिमा की रक्षा करने के लिए। ये ठीक इसी वजह से था कि हू डुओ इतना आश्वस्त था और उसने मान लिया था कि उसने आरव को मजबूती से अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अध्याय 48। क्या थप्पड़ खाने से आपका चेहरा दुखता है? हू परिवार का इतना बड़ा हंगामा देखकर जियांगचेंग में कई लोग घबरा गए। अरे, हू परिवार क्या कर रहा है? जल्दी करो, कुछ बड़ा जरूर होने वाला है, चलो चलते हैं और देखते हैं। नाटक देखने के इरादे से अनगिनत लोग हू परिवार के काफिले के पीछे पीछे चल पड़े, जहां आरव और हू डुओ थे। कुछ ही समय में ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए और काफिला और भी विशाल होता गया। इतने सारे लोगों को देखकर देखने वालों की संख्या भी बढ़ गई, जो देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। इसके अलावा काफिला बेहद आलीशान था, जिसमें लगभग सभी कारों की कीमत 10 लाख से ज्यादा थी और यहां तक कि कई सुपरकारें भी करोड़ों की कीमत की थीं, जो शानदार तरीके से चल रही थीं। अरे, दूसरी तरफ हू डुओ, जो धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही थी, भव्य काफिले को देखकर तुरंत चौंक गई। उसके उद्गार के बाद आरव ने भी असमंजस में इधर उधर देखा। इतनी सारी कारों को आते देख आरव थोड़ा हैरान हुआ। क्या हू परिवार का इतना प्रभाव है? इतनी सारी लग्जरी कारें आईं। वास्तव में इधर उधर देखने पर कारों की संख्या बहुत ज्यादा थी। हू डुओ के लिए वह बहुत उत्साहित था, उत्सुकता से चिल्ला रहा था, हा। क्या तुम देख रहे हो? हमारे हू परिवार ने इतने सारे लोगों को लाया है, क्या तुम अब भी हमसे लड़ना चाहते हो? क्या तुम जीने से थक नहीं गए हो? इस समय हू डुओ को इससे ज्यादा गर्व नहीं हो सकता था। उसे लगा कि हू परिवार का हिस्सा होना गर्व की बात है। हू डुओ के अभिमानी भाव के बीच पहली दर्जन कारें उसके सामने रुक गईं। बाकी कारों की बात करें तो वे बहुत दूर खड़ी थीं, लोग उतरकर दूर से देख रहे थे। क्या हो रहा है? ये दृश्य देखकर हू डुओ कुछ हद तक अवाक रह गया। वह पहले इस बात का बखान कर रहा था कि हू परिवार कितना शक्तिशाली है, लेकिन नतीजा, चीजें वैसी नहीं दिखी जैसी उसने कल्पना की थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि इन लोगों को हू परिवार ने बुलाया है। अंकल नान कहाँ हैं? क्या उन्होंने आपकी रक्षा नहीं की? कार से उतरने के बाद हू परिवार के मुखिया हू डुओ के पास गए और कुछ हैरान होकर पूछा। हू परिवार के मुखिया, जिनका नाम हुबो था, हू डुओ के जैविक पिता थे, इसलिए उन्होंने अंकल नान को हू डुओ की हर समय रक्षा करने की व्यवस्था की। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंकल नान वहां नहीं होंगे, जिससे उनके बेटे की जान लगभग चली गई, जिससे वह थोड़ा नाखुश हो गए। अंकल नान चले गए, हू डुओ ने जवाब दिया, फिर दूर खड़े लोगों को देखा और उलझन में पूछा, पिताजी, वहां उन लोगों का क्या है? क्या वे हमारे हू परिवार से नहीं हैं? मुझे नहीं पता, मैं भी हैरान हूं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हुबो ने अपना सिर हिलाया, फिर ठंडे अंदाज में आरव की ओर देखा। तुम मेरे हू परिवार का विरोध करना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि हमारा विरोध करने का क्या नतीजा होगा? ओह, आरव ने अजीब तरह से हंसते हुए तिरस्कारपूर्वक मजाक करते हुए कहा, बहाना। हू परिवार पहले नंबर पर है, कोई दूसरे नंबर पर आने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हारा हू परिवार प्रभावशाली है। माफ करें, इसके बारे में कभी नहीं सुना और इसकी परवाह भी नहीं करता। हू परिवार क्या है? उसी समय आरव ने हू डुओ को तिरस्कारपूर्वक देखा। क्या तुमने नहीं कहा कि ये सभी तुम्हारे हू परिवार के लोग हैं?
क्या तुमने नहीं कहा कि तुम्हारा हु परिवार बहुत बढ़िया है? केवल ये हारे हुए लोग ही क्यों हैं? आरव के शब्दों के साथ हुडुओ का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, पिछला गर्व और अहंकार तुरंत गायब हो गया। उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि चेहरे पर थप्पड़ इतनी जल्दी पड़ेंगे। एक पल वह दिखावा कर रहा था और अगले ही पल वास्तविकता ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा, और यह वास्तव में दर्दनाक था। जब आरव और हु परिवार एक दूसरे का सामना कर रहे थे तो देखने वाले कुछ निराश लग रहे थे। मुझे लगा कि कुछ बड़ा हुआ है, बस इस व्यक्ति ने हु परिवार को नाराज किया और उन्हें इतनी बड़ी ताकत जुटानी पड़ी। यह आदमी वाकई हिम्मत वाला है। हु परिवार का विरोध करने के लिए ऐसा लगता है कि वह बर्बाद हो गया है। देखो, हु परिवार के उच्च पदस्थ लोग यहाँ हैं, सभी जियांगचेंग में प्रमुख व्यक्ति हैं। इन लोगों को नाराज करना अच्छा नहीं है। कोई रहस्य नहीं है, एक व्यर्थ यात्रा। उनकी नज़र में आरव और हु परिवार के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था, बस अस्तित्व के एक ही स्तर पर नहीं। तो उनकी नज़र में आरव मूल रूप से अपने विनाश की ओर बढ़ रहा था, कोई अलग नहीं। अच्छा, तुम वाकई कुछ खास हो। दूसरी तरफ आरव की बातों को सुनकर हुबो गुस्से से सर हिलाते हुए हंस रहा था। उसके इस कदम से हु परिवार द्वारा लाए गए ताकतवर लोगों ने डंडे उठाए और आरव को घेर लिया। उनके चेहरे पर हंसी की मुस्कान थी। उन दुबले पतले हाथों और पैरों के साथ क्या वह मेरी मार झेल पाएगा? उनमें से एक ने तो तिरस्कारपूर्वक दयनीय टिप्पणी भी की। शुरू में उनके विचार में जब तक वे कार्रवाई करेंगे आरव निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए उनका अहंकार था। साथ ही हुबो ने भी नाराजगी जताते हुए तिरस्कारपूर्वक टिप्पणी की, बच्चे, मेरे हु परिवार को कभी किसी ने नाराज नहीं किया और बिना किसी चोट के बचकर नहीं निकला। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे हु परिवार के तरीके कितने क्रूर हो सकते हैं। हुबो के पीछे खड़े अधेड़ उम्र के लोगों में से एक ने सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, भले ही तुम्हें पीट पीट कर मार दिया जाए या विकलांग बना दिया जाए, हम तुम्हें एक कुख्यात अपराधी बना देंगे, जबकि हम अपराधियों को पकड़ने वाले नायक बन जाएंगे। यह उनका था सामान्य विधि। एक शक्तिशाली नेटवर्क और कनेक्शन पर भरोसा करते हुए वे इस चाल का उपयोग करने में कभी असफल नहीं हुए। लेकिन जैसे ही ये हटे कट्टे आदमी पास आए, आरव ने सीधे कार्रवाई की। एक मुक्का मारते ही प्रमुख हटे कट्टे आदमी को उड़ा दिया गया, चीखते हुए उसका डंडा भी उसके हाथ से उड़ गया। और ये तो बस शुरुआत थी। एक के बाद एक मुक्का मारते हुए हटे कट्टे आदमी उड़ गए, डंडे तुरंत ही हर जगह उड़ गए, हु परिवार के सदस्यों की ओर बढ़ते हुए। हु परिवार के सदस्य बिना तैयारी के पकड़े गए, अपने ही लोगों के डंडों से मारे गए, दर्द से चिल्ला रहे थे, उनके सिर पर चोट लग गई। ये दृश्य देखकर हु परिवार के सभी सदस्य दंग रह गए। देखने वाले तुरंत चकित हो गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आरव लड़ने में इतना सक्षम होगा, पलक झपकते ही हु परिवार के सभी गुर्गों को खत्म कर देगा। फिर हु परिवार के सदस्यों को अपने ही हथियारों से मारे जाते हुए देखकर वे जोर से हंस पड़े। हा, हु परिवार बहुत ही हास्यास्पद है, अपने ही गुंडों के हथियारों से घायल हो जाना। मैं इस पर 1 साल तक हंस सकता हूँ। हु परिवार वाकई मजाकिया लोगों का समूह है, ये दिलचस्प है, कभी नहीं सोचा था कि इस युवा में ये कौशल होंगे। तो क्या हुआ अगर वह लड़ सकता है? प्रभाव, कनेक्शन और नेटवर्क के सामने लड़ने में सक्षम होने का क्या फ़ायदा? उसके साथ अभी भी खिलवाड़ किया जा रहा है। वास्तव में अगर आरव के पास मजबूत कनेक्शन नहीं होते तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाता और उसका अंत बहुत ही दयनीय होता। लेकिन क्या आरव एक साधारण व्यक्ति है? बेकार समूह, इससे मुझे दुख हुआ। हुबो कुछ चोटें लगने के बाद गुंडों के समूह पर गुस्से से दहाड़ा, फिर ठंडे अंदाज में आरव को देखा। नाखुश, बच्चे, खुश मत हो। चाहे तुम कितनी भी अच्छी तरह से लड़ो, इस दुनिया में लड़ने में सक्षम होने से समस्याओं का समाधान नहीं होता, जब तक कि तुम में हम सभी को मारने की हिम्मत न हो। अन्यथा मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम एक भयानक मौत मरो। मेरे हु परिवार के क्रोध के लिए खुद को तैयार करो। हु परिवार खुले तौर पर आरव के साथ कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन गुप्त रूप से कौन जानता है कि वे उसके खिलाफ क्या गंदी चालें चल सकते हैं। अगर हल नहीं किया गया तो आरव बहुत खतरे में पड़ जाएगा। अध्याय 49। ये किस तरह का अंतर्राष्ट्रीय मजाक है? बड़ी बड़ी बातें करते हुए हु परिवार वास्तव में मजबूत है, वास्तव में प्रभावशाली है। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, आश्चर्य से भरे चेहरे वाले किसी व्यक्ति ने लोगों को उसके चारों ओर घेर लिया। मूल रूप से जब सभी ने सोचा कि आरव का अंत हो चुका है, तो ये लोग पहले से ही तिरस्कारपूर्वक उपहास कर रहे थे, कदम उठाने के लिए तैयार थे। अब हु परिवार को बड़ी बड़ी बातें करते देखकर वे स्वाभाविक रूप से शांत नहीं बैठ सकते थे। उन्हें घेरने के बाद प्रमुख युवक ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया, हे। हु परिवार का कितना बड़ा मुंह है। क्या आपको सच में लगता है कि आपका हु परिवार एक हाथ से आसमान को ढक सकता है? बिल्कुल, लड़ाई भी नहीं जीत सकते, फिर भी आप गंदी चालों से बदला लेना चाहते हैं। फिर भी दमन करने के लिए शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं। आप इतने प्रभावशाली हैं, आप स्वर्ग क्यों नहीं चढ़ जाते? हु परिवार वास्तव में बेशर्म है। चलो मेरे साथ कोशिश करो, अगर तुम सफल हो गए तो इसे अपनी जीत समझो।
अग्रणी व्यक्ति के शब्दों के साथ उसके पीछे खड़े लोग जोर से हंसने लगे, जिससे हु परिवार बेकार लगने लगा। तुम्हें लगता है कि तुम। उनके शब्द सुनकर हुबो पहले तो भड़कने ही वाले थे, लेकिन उन्हें देखकर वे तुरंत दंग रह गए। ये लोग साधारण लोग नहीं थे, उनके परिवार जियांगचेंग में उल्लेखनीय ताकत थे। उनमें से प्रत्येक अकेले में कम से कम हु परिवार जितना ही मजबूत है, अगर उससे भी ज़्यादा मजबूत नहीं है तो कई परिवारों को एक साथ रखने की तो बात ही छोड़िए। इस दृश्य ने हुबो को तुरंत डरा दिया। इसलिए हुबो ने जल्दी से विनम्रता से पूछा, सज्जनों, क्या यह आपका दोस्त है? अगर वह वास्तव में आपका दोस्त है तो ये गलतफहमी है। हमारा हु परिवार इस सज्जन का आगे पीछा नहीं करेगा। इन युवा आकाओं का सामना करते हुए हुबो में वास्तव में कोई गुस्सा नहीं बचा था। उसने इन परिवारों का बेतहाशा सामना करने की हिम्मत नहीं की। नहीं, नेता ने अपना सिर हिलाया। यह अच्छा है। उनकी बातें सुनकर हुबो को अपने दिल में खुशी महसूस हुई और उसने राहत की लंबी सांस ली, ये सोचकर कि वे बस तंग आ चुके हैं। अगर सच में ऐसा है तो यह मामला उनके पक्ष में है। हालांकि इस समय प्रमुख व्यक्ति ने जारी रखा, हम श्री ये के साथ दोस्त बनने के लायक नहीं हैं। ये कैसे संभव है? क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? हुबो का चेहरा अचानक बदल गया, अविश्वास में सवाल करते हुए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच था। अगर यह सच था तो आरव की ऐसी कौन सी पृष्ठभूमि है जो इतनी महत्वपूर्ण है? वह कल्पना नहीं कर सकता था। न केवल हुबो भ्रमित था, बल्कि देखने वाले भी हैरान थे, जो इसे समझ पाने में असमर्थ थे। क्या हो रहा है? क्या ये हो सकता है कि इस युवक की कोई महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है? फैंग परिवार के युवा गुरु, चेंग परिवार के युवा गुरु, रई परिवार के युवा गुरु। महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि वाले ये सभी लोग उसके दोस्त बनने के योग्य नहीं हैं। यह एक मजाक होना चाहिए, है न? अगर यह सच है तो इस युवक की पृष्ठभूमि कितनी भयानक है। ... हर कोई आरव की पृष्ठभूमि के बारे में बेहद उत्सुक था, जिसके कारण ये सभी युवा गुरु उसके लिए खड़े हुए और फिर भी दावा किया कि वे उसके दोस्त बनने के योग्य नहीं हैं। इन लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आगे बढ़ने वाले युवा पुरुष अपने और आरव के बीच के अंतर के बारे में बहुत स्पष्ट थे। वास्तव में आरव एक भयावह उपस्थिति है जो जूकुन के साथ दोस्ती करता है। वे आरव के दोस्त होने का दावा कैसे कर सकते हैं? इसलिए जब उन्होंने हुबो के शब्द सुने तो उन्होंने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं और बहुत गंभीरता से जवाब दिया, क्या हम मजाक कर रहे हैं? क्या बकवास है? उनके शब्द सुनकर हुडुओ अवाक रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति को उसने यूं ही अपमानित किया है उसका इतना भयानक अतीत हो सकता है। न केवल हुडुओ हैरान था, बल्कि हु परिवार के बाकी लोग भी हैरान थे। वे सोच रहे थे कि आखिर आरव का इतिहास क्या है। बेशक हुबो को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसे लगा कि वे मजाक कर रहे होंगे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद हुबो ने दहाड़ते हुए कहा, वह खुद को क्या समझता है? तुम लोग बस खुद को धोखा दे रहे हो, सोच रहे हो कि तुम मुझे डरा सकते हो। मैं आज अपनी बात यहीं कह रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज कौन आता है, कोई भी उसे नहीं बचा सकता। मैंने ऐसा कहा था। इतनी बड़ी बात। इस समय गुस्से की चीख निकली। इस दहाड़ के साथ जूकुन अपने लोगों के साथ सबके सामने आया। युवा मास्टर जू, वह यहाँ क्यों है? अरे, जियांगचेंग के बिग फोर में से एक, युवा मास्टर जू। उसे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। क्या युवा मास्टर जू यहाँ मौज मस्ती देखने आए हैं? जैसे ही जूकुन दिखाई दिए, दृश्य तुरंत ही शोरगुल से भर गया और हर कोई चिल्लाने लगा। जू परिवार के युवा मास्टर जू। मूल रूप से घमंडी हुबो जूकुन को देखकर तुरंत ही डर गए और कांपने लगे। इसके अलावा जूकुन के पीछे एक और भी अधिक दुर्जय उपस्थिति खड़ी थी, जू परिवार की छोटी राजकुमारी जू जिक्सी। इतना ही नहीं, सबसे डरावनी बात यह थी कि उन दोनों के पीछे जियांगचेंग में सबसे प्रमुख व्यक्ति मास्टर जू हुन खड़े थे। वास्तव में समाचार प्राप्त करने पर जूकुन बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने हु परिवार को सबक सिखाने की कसम खाई। संयोग से एल्डर जू भी मौजूद थे। ये सुनकर कि आरव को धमकाया गया था, एल्डर जू ने बिना किसी हिचकिचाहट के जू हुन को गुस्से में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जू टोन के दृष्टिकोण से आरव को धमकाने की हिम्मत करना पूरी तरह से मौत को आमंत्रित करना था। वे जानते हैं कि आरव उसका छोटा भाई था। इसके परिणामस्वरूप ऐसा तमाशा हुआ। मास्टर जू को देखते ही हुबो इतना डर गया कि वह जमीन पर गिर पड़ा और जूहुंग और अन्य लोग धीरे धीरे हुबो के पास पहुंचे। जूकुन ने ठंडे स्वर में कहा, वे गलत नहीं थे, वे मेरे भाई के साथ दोस्ती करने के योग्य नहीं हैं। यह मेरा भाई है, जूकुन का भाई। क्या वह जूकुन का भाई है? कोई आश्चर्य नहीं, ये दिलचस्प होने वाला है। हु परिवार ने जूकुन के भाई को धमकाने की हिम्मत की, जिससे मास्टर जू घबरा गए। हु परिवार बर्बाद हो गया। हाँ, हु परिवार इस बार वाकई मुश्किल में पड़ गया। जूकुन की बातें सुनकर सभी दर्शक दंग रह गए। शुरू में उन्हें लगा कि वे लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये सच निकला कि आरव की वाकई एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि थी और वह भी एक भयानक पृष्ठभूमि।
नतीजतन हर कोई एक अच्छा शो देखने की इच्छा व्यक्त करता था और ये देखने के लिए उत्सुक था कि हू परिवार का क्या हश्र होगा। हालांकि जूकुन ने जो कहा उसके बाद जूहोंग ने जूकुन को तुरंत लात मारी, गाली देते हुए और कसम खाते हुए कहा, तुम्हारा भाई। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें उसे दादा कहना चाहिए, क्या तुम समझ रहे हो? दरअसल जूहोंग ने पहले भी आरव को चाचा कहा था और इस आदमी जूकुन ने जूहोंग से पहले आरव को अपना भाई कहने की हिम्मत की। तो क्या ये जूहोंग का फायदा उठाना नहीं है? क्या जूहोंग इसे बर्दाश्त कर सकता है? पिताजी, जूकुन ने लात मारने के बाद अपने नितंबों को रगड़ा और जूहोंग को एक दयनीय नज़र से देखा। ये दृश्य देखकर हर कोई अचंभित रह गया, अविश्वास के भाव दिखा रहा था। क्या जूकुन को उसे दादा कहना होगा? हुबो सहित हू परिवार में हर कोई पूरी तरह से अचंभित था। दूसरी ओर हू डुओ इतना डर गया था कि वह भीग गया, कांप रहा था। क्या मैंने यंग मास्टर जू के दादा को नाराज कर दिया? क्या मैं सुअर हूँ? इस समय हू डुओ को बहुत पछतावा हुआ। उसने चाहा कि वह खुद को कुछ बार थप्पड़ मार सके। न केवल हू परिवार बल्कि देखने वाले अन्य लोग भी चौंक गए। ये कि आरव जूकुन का भाई है, ये कुछ ऐसा था जिसे वे मुश्किल से स्वीकार कर सकते थे, लेकिन ये कि आरव जूकुन का दादा है, यह क्या है? क्या वे वैश्विक स्तर पर मजाक कर रहे हैं? अध्याय 50 अनदेखा करना सबसे क्रूर अपमान है। शू होंग के लिए हालांकि कुछ हद तक अनिच्छुक, उसने फिर भी पुकारा, चाचा। कोई विकल्प नहीं था, यह एल्डर जू का सख्त आदेश था। अगर एल्डर जू को पता चला कि उसने आरव का अभिवादन नहीं किया तो क्या वह उसे जिंदा नहीं काट देगा? हे भगवान, मास्टर जू उसे चाचा कह रहे हैं। ये बहुत ही बुरा है। मेरे घुटनों पर बॉस को नमन करते हुए इतना निर्दयी क्यों? मैंने पहले सोचा था कि यह आदमी कांस्य है, लेकिन ये पता चला कि वह राजाओं का राजा है। तीनों जू परिवार के बड़े लोगों को उसे चाचा कहना होगा। इसने मेरी समझ को चकनाचूर कर दिया है। और जू होंग के शब्दों से हर कोई हैरान था, आरव की भयानक पहचान से भयभीत था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरव के बारे में कहानियां जियांगचेंग में बेतहाशा फैल जाएंगी। जियांगचेंग में आरव निस्संदेह प्रसिद्ध हो जाएगा, अनगिनत लोग उसकी पूजा करेंगे। पहले तो सभी को लगा कि आरव एक साधारण आदमी है, लेकिन बाद में पता चला कि आरव राजाओं का राजा था। यह उलटफेर देखकर सभी दंग रह गए और आरव को बेमिसाल श्रद्धा से देखने लगे। वास्तव में इतनी दुर्जय पृष्ठभूमि होने के बावजूद इतना शांत रहना, ये वास्तव में एक निर्दयी व्यक्ति की निशानी है। नहीं, निर्दयी से भी अधिक निर्दयी, वह भेड़ के कपड़ों में भेड़िया है। बाकी सभी लोग हैरान थे, लेकिन हू परिवार इतना भाग्यशाली नहीं था। जू होंग के अंकल कहने पर हुबो और अन्य लोग कांप उठे और आरव को आतंक से भरे भावों से देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी पृष्ठभूमि के बावजूद आरव इतना शांत क्यों रहना चाहता है। अगर उन्हें पता होता कि आरव इतना अविश्वसनीय है तो वे उसे अपमानित करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे, और निश्चित रूप से उसे देवता की तरह मानते। इस मामले का हमसे कोई लेना देना नहीं है, हम आपसे विनती करते हैं कि हमें छोड़ दें। ये सब हुबो और उसके बेटे का फैसला था, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। बस एक शब्द कहो और हम हुबो और उसके बेटे को आपके पास ले आएंगे। बॉस, हमें छोड़ दो, हम वास्तव में निर्दोष हैं। हुजोली आपको अपमानित करने की हिम्मत करने के लिए बदमाश हैं। मैं उन्हें आपके लिए सबक सिखाता हूँ। जब हुबो और उसका बेटा खुद को गीला करने की हद तक डर गए थे और आरव ने एक शब्द भी नहीं कहा, तो हु परिवार के अन्य सदस्य तुरंत आरव के सामने घुटने टेक दिए और बुरी तरह से विनती करने लगे। आरव के निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने सोचा कि आरव के गुस्से को शांत करने के लिए हुजोली को कैसे पीड़ा दी जाए। वे अच्छी तरह जानते हैं कि इस स्थिति को हल करने के लिए आरव मुख्य फोकस है। अगर हु परिवार बचना चाहता है तो उसके लिए एकमात्र उपाय आरव के गुस्से को शांत करना है। तुम अपने ही परिवार के सदस्यों को उन्हें मारते देख हुबो और हुडुओ क्रोधित हो गए, लगभग गुस्से से मरने की स्थिति में। हालांकि वे जानते थे कि वे बर्बाद हो चुके हैं। वास्तव में भेड़ के भेष में भेड़िए आरव को नाराज करने के बाद वे जानते थे कि उनका अंत अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये जानते हुए भी कि वे बर्बाद हो चुके हैं, अपने रिश्तेदारों द्वारा धोखा दिए जाने के कारण उनके दिल अभी भी दर्द से भरे हुए थे। खासकर ये देखते हुए कि उन्होंने आमतौर पर इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये लोग उसके साथ विश्वासघात करेंगे। ऐसा लगा जैसे कृतघ्न भेड़ियों का एक समूह खड़ा कर दिया हो। हा, सभी द्वारा त्याग दिए जाने का ये नतीजा है। कितना दुखद अंत। हुडुओ ने कभी नहीं सोचा था कि वे अपने ही परिवार के हाथों मर जाएंगे, है न? ये दृश्य देखकर सभी हंस पड़े और हु जोड़ी को पूरी तरह से मजाक समझ रहे थे। बेशक हु परिवार के कार्यों ने उन्हें बहुत तिरस्कार भी दिलाया। जीवित रहने के लिए उन्होंने पारिवारिक प्रेम की अवहेलना की, जो वास्तव में हृदयहीन था। इस क्षण से भले ही हु परिवार बच गया हो, वे सभी के तिरस्कार और तिरस्कार के अधीन होंगे, जीवन भर उनका उपहास किया जाएगा।
भाई, आरव को चुप देखकर जूकुन पहले तो उसे भाई कहना चाहता था, लेकिन जूहोन के गुस्से के भाव को देखकर उसने आंसू बहाते हुए कहा, दादा, दादा, आप क्या चाहते हैं? कुछ तो बोलो। इस समय जूकुन को यहाँ आने का पछतावा हुआ। आरव को दादा कहना कुछ ऐसा था जो वह वास्तव में खुद को करने के लिए नहीं ला सका। उसी समय एक पल में सभी ने आरव को देखा, उत्सुकता से अनुमान लगाते हुए कि वह स्थिति से कैसे निपटेगा। इस समय आरव का एक शब्द पूरे हु परिवार के भाग्य का फैसला कर सकता था। वास्तव में सभी की निगाहों के सामने आरव ने आखिरकार कहा, वास्तव में शुरू से ही मैंने आपके स्तर तक गिरने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन आपने चिपके रहने पर जोर दिया। और ईमानदारी से आप जैसे लोगों के साथ मुझे वास्तव में आपसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने जू परिवार को सूचित करने की भी योजना नहीं बनाई थी। चूंकि वे यहाँ हैं, इसलिए हमें इसे ठीक से सुलझाना होगा, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं होगा, है ना? वाह! आरव के शब्दों के साथ दृश्य पर हंगामा मच गया। अगर किसी और ने ये कहा होता तो वे निश्चित रूप से सोचते कि वह सिर्फ शेख ही बघार रहा है, लेकिन आरव से आने पर यह पूरी तरह से प्रशंसनीय था। क्योंकि आरव में वास्तव में ताकत थी। प्रतिद्वंद्वी को नज़रअंदाज करना उन्हें पूरी तरह से कुचलने का अंतिम रूप था, उन्हें पूरी तरह से मानव के रूप में नज़रअंदाज करना। बहुत प्रभावशाली, वास्तव में प्रभावशाली। तो आरव के शब्दों के साथ हर कोई आरव की अद्भुतता पर आश्चर्य व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। जहां तक हु परिवार की बात है, उनके चेहरे गुस्से से बहुत बदसूरत हो गए, फिर भी उन्होंने इसे व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। अपमान की यह भावना, यह अनदेखा किया जाने का एहसास हर कोई नहीं सह सकता। तुम हुडुओ जैसे उग्र स्वभाव वाले कुछ लोग सीधे खड़े हो गए, आरव की ओर इशारा करते हुए भावनात्मक रूप से आवेशित और जोर से गाली देना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वह कुछ कहना चाहता था, उसके सिर में खून की तेजी महसूस हुई और वह वहीं बेहोश हो गया। इतने छोटे किरदार को आरव ने सीधे अनदेखा कर दिया। जूकुन और जूहोन की ओर मुड़ा और पूछा, आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए? चाचा, आप जो भी उचित समझें तय कर सकते हैं, हम निश्चित रूप से उसका पालन करेंगे, जूहोन ने थोड़ा अनिच्छा से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दादाजी, आप जो भी कहेंगे वही होगा, जूकुन ने भी अपने दांत भींचे और दृढ़ता से कहा। जहां तक जू जिक्सी की बात है, आरव को देखकर उसका चेहरा लाल हो गया और वह सच में खुद को ये कहने के लिए नहीं ला सकी। हालांकि ये शर्माती हुई जू जिक्सी वाकई खूबसूरत और आकर्षक थी। ठीक है, आरव ने उसके लिए इसे मुश्किल नहीं बनाया और आगे बोलने के लिए तैयार हो गई। नहीं, तुम उसे क्यों नहीं बुला रही हो? ये देखकर जूकुन ने तुरंत विरोध किया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जू जिक्सी ने उसका कान पकड़ लिया और धमकी भरे अंदाज में फुसफुसाया, तुमने क्या कहा? जूकुन अभी भी स्थिति को समझ नहीं पाया था। आउच, मैंने कुछ नहीं कहा, बहन, मुझे छोड़ दो। उसका कान पकड़े जाने पर जूकुन तुरंत डर गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा से ही जू जिक्सी द्वारा परेशान किया जाने वाला व्यक्ति था। ये देखकर जूहोंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, चुपचाप जूकुन को बेकार होने के लिए कोसते हुए। इस बीच जब उसने आरव को देखा तो वह और भी संतुष्ट हो गया। काश आरव मेरा बेटा होता, कितना बढ़िया होता। वास्तव में आरव बहुत बढ़िया था और एल्डर जू का पसंदीदा था, क्या कोई संतुष्ट नहीं हो सकता? इस समय आरव ने अपने सामने जू परिवार के सदस्यों को देखा, थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। उन्हें मारना या जू परिवार को मिटा देना उसके लिए कोई अच्छा नहीं होगा। हालांकि उन्हें सबक सिखाए बिना यह उचित नहीं लगेगा और आरव थोड़ा अटका हुआ महसूस कर रहा था। तभी आरव के दिमाग में प्रेरणा की एक चमक आई और उसने एक ऐसा विचार सोचा जो एक पत्थर से दो पक्षियों को मार सकता था।